बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। कहते हैं ज्ञान है तो संपूर्णता है, ज्ञान है तो सफलता है। कृषि जगत में जुड़ी हुई आपकी सारी जानकारियां आपके पास हो और आप सफल हो, इसी प्रयास में लगा रहता है हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बीएयू के 8 फसलों की 11 उन्नत किस्में विकसित। जल निधि योजना के तहत डीप बोरिंग और परकुलेशन टैंक का होगा निर्माण। सूर्यमुखी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए DRSF 108। अब समाचार विस्तार से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित 8 फसलों के 11 उन्नत किस्मों को मान्यता दे दी गई है। ये सभी किस्में अधिक उपज देने वाले, शीघ्र परिपक्व होने वाले और कम पानी की जरूरत वाले हैं। कृषि को बढ़ावा देने और मानसून पर कृषकों की निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जरूरत है। जल निधि नामक योजना के तहत डीप बोरिंग और परकुलेशन टैंक का निर्माण किया जाना है। इच्छुक कृषकों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आवेदन पत्र 10 सितंबर तक भूमि संरक्षण पदाधिकारी लातेहार में जमा कर सकते हैं। जो किसान भाई मक्का की खेती मेड़ बनाकर नहीं किए हैं, वे पौधा पर मिट्टी चढ़ा दें ताकि वर्षा का पानी आसानी से बाहर निकल सके। यदि मक्का के पौधा के पास पानी का जमाव होता है तो मक्का का पौधा सूखने लगता है। यदि समय पर वर्षा नहीं होती है तो मक्का के पौधे में थोड़ा पानी दें ताकि नमी बनी रहे। और अगर किसान भाई मान लीजिए अपने खेत में ढैंचा का प्रयोग करते हैं तो मैं समझता हूं कि ढैंचा आप मई के लास्ट में आप लगा चुके होंगे। मई के लास्ट में या जून के प्रथम या मध्य तक आप जरूर लगा चुके होंगे। तो ढैंचा का आयु अभी कितना हो रहा होगा? अभी करीब 30 से 35 दिन का हो रहा होगा। तो अभी क्या करना है, अभी जो बारिश आपको मिल रहा है इस बारिश का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। करना यह है कि ढैंचा को बारिश का पानी अपने खेत में आप जमा कर लें। जमा करने के बाद उसको कल्टीवेटर से ढैंचा को इस तरह से जोत दें कि वो पूरा मट्टी और कादों में मिल जाए अच्छी तरह से। तो क्या होगा कि ढैंचा, उसके बाद उसको 1 सप्ताह के लिए छोड़ दें, तभी आप उसके बाद उसमें रोपाई का काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ढैंचा जो है पानी के संपर्क में आके, मिट्टी के संपर्क में आके पूरी तरह से सड़ गल जाएगा और जो उसका खाद जो मिलना है वो हमारे किसान भाई धान को दे सकते हैं। सूर्यमुखी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DRSF 108 लगाएं। सूर्यमुखी की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार खेत की अच्छी तरह जुताई कर पाटा चलाकर समतल बना लें। बुआई के पहले सिंचाई करके जमीन की तैयारी करें जिससे कि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो सके। बीज बोने से पूर्व कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या इमिडाक्लोरोपिड 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। किसान भाई मक्के से दाना छुड़ाने के लिए ट्यूबलर हैंडमेज शेलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, अगर आप मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हमारे किसान भाई बहन जो मुर्गी पालन करते हैं वो इस चिंता में रहते हैं कि कहीं मुर्गियों को बीमारी न लग जाए, कैसे करें उनका बचाव बीमारियों से। ये पूरी जानकारी हम आपको दिलाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मुर्गियों में होने वाले रोग और उसके बचाव के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात करेंगे मुर्गियों में होने वाले रोग और उसके बचाव के बारे में, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बता कि मुर्गियों में कौन कौन से प्रमुख रोग लगते हैं और इनका बचाव हमारे किसान भाई कैसे करेंगे। ये जो भी मुर्गी पालक हमारे हैं वो उनके यहाँ रोगों से मुर्गियों में काफ़ी मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो देखिए, रोग 3 प्रकार से हम इस पे कह सकते हैं। एक तो है कि जो रोग मुर्गियों में ख़ास तौर से या तो वो इससे बैक्टीरिया जिसको कहते हैं हम, जीवाणु, विषाणु और परजीवी रोग, ये तो 3 मुख्य रोग हैं। इसके अलावा आपको जो आपके अगर प्रबंधन में कुछ समस्या है या प्रबंधन के कारण अगर कोई बीमारी होती है तो वो एक अलग बीमारी है। तीसरी चीज़ होती है क्या कि अगर आप खान पान की व्यवस्था भी अगर सही नहीं रखते हैं, उसमें भी अगर कुछ कमी आएगी तो उससे भी बीमार होती हैं। तो इस तरह के 3 कैटेगरी में अगर देखें तो इस तीनों के कारण से बीमारी हो सकती है। तो सबसे प्रमुख बीमारी कौन सी होती है और इसका शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं? कैसे हमारे पशुपालक भाई समझ पाएंगे कि मुर्गियों में ये रोग लग रही हैं? पहला तो है कि देखिए, आपको जो वायरल बीमारी जिसको कहते हैं उससे बहुत बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके यहाँ सब कुछ सही रहेगा, लेकिन अगर दूसरी जगह पर ये बीमारी आ जाएगी तो वो फैल करके आपके यहाँ भी आ सकता है। जैसे कि प्रमुख तौर पर इसमें एक बीमारी आपको बताएं कि रानीखेत बीमारी, जिसको कि आप गांव की भाषा में टुनकी या झुपनी जो भी कहते हैं। तो उस तरह में इस बीमारी में क्या देखेंगे आप कि मुर्गियां जो है वो एक आंख बंद करके एक कोने में खड़ी हो जाती है और आप देखेंगे उसका बीट जो है वो सफ़ेद, आपका सफ़ेद तरह का आएगा। और ये बीमारी में मुर्गियां कुछ लंगड़ाने भी लगती हैं और देखेंगे कि मृत्यु दर इस बीमारी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये बीमारी के लिए उपचार आपको हो जाने के बाद मुर्गियों को बचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस अवस्था में आप मुर्गियों का टीकाकरण करें। इसका टीकाकरण करने के लिए मुर्गियों को उम्र के हिसाब से, यानी कि जब आपके चूजे निकलते हैं तब आप 4 से 5 दिन में पहला रानीखेत F1 टीका लगा दीजिए। फिर देने का विधि भी बहुत आसान है, 1 बूंद आँख में 1 बूंद नाक में दीजिए। उसी प्रकार से आप इसको फिर दोबारा 24 से 28 दिन के अंदर में एक बार इसको फिर पुनः लगाएं। और 8 सप्ताह की उम्र में, जिनको 8 सप्ताह के आगे तक मुर्गी को रखना है, जैसे अंडे देने वाली मुर्गियों को हम 8 सप्ताह से ज़्यादा तक रखते हैं, तो उन्हें ये सुई के द्वारा प्रत्येक मुर्गी को 0.5 ml आप सिरिंज से हर मुर्गी को आप लगाएं तो इससे होगा। दूसरी बीमारी जो है जिसको कहते हैं हम IBD, यानी कि इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ कहते हैं, इसको गम्बोरो बीमारी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि
मुर्गियों में रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यानी कि आप देखे होंगे कि हमारे शरीर के अंदर किसी रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ता है, जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं, तो उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण से गंभीर बीमारी आ जाता है। तो इसमें आपको लक्षण एक तरह का नहीं, बहुत तरह के लक्षण आपको दिखने लगेंगे और साथ में मुर्गियां मरने भी लगेगी। तो इसका टीकाकरण आप 14 दिनों पर आप मुर्गियों को गंभीर बीमारी का टीका दे दें। और तीसरी बीमारी जो प्रायः गांव में देखने को मिलता है वो कहते हैं मुर्गियों में चेचक बीमारी जो है, आप देखेंगे मुर्गियों के चोंच पे, आँख के पास आपका चेचक जैसा दिखेगा। तो ये चेचक का इसका भी टीका मुर्गियों को 6 सप्ताह में लगा दें तो ये भी फैलने वाली बीमारी है, इससे बचाव किया जा सकता है। ये आपको हमने बताया कि टीकाकरण के लिए जैसे रानीखेत बीमारी का पहला टीका 4 से 5 दिनों में आप चूजा निकलने के बाद आप दे सकते हैं। दूसरा जो हमने कहा कि इसको 28 दिन पर पुनः एक बार दें और फिर 8 सप्ताह की उम्र पर इसको सुई से आप दें। और ये टीका रानीखेत बीमारी के लिए होगा। और गंभीर बीमारी का टीकाकरण आप 14 दिन पर मुर्गियों को उसी प्रकार से एक बूंद नाक में एक बूंद नाक में दे करके दें। और फाउल पॉक्स का टीका मुर्गियों में चेचक का बीमारी जो होता है उसके लिए टीकाकरण आप 6 सप्ताह पर आप करें। तो ये टीकाकरण की तालिका इस प्रकार से रखें। हाँ, लेकिन अभी हमने टीकाकरण की बात की, तो टीकाकरण के लिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ से भी आप अगर टीका खरीद रहे हैं तो ये ज़रूर देखिए कि उसके यहाँ रेफ्रिजरेटर फ्रिज हो, उसी जगह से आप टीका खरीदिए। और दुकान से टीका लाने के समय में आप थर्मस या इसमें रख के लाइए टीका को। और अगर दूसरे तरह की बीमारी हो जाती है तो ये आपके प्रबंधन से भी हो सकता है और आपके बैक्टीरिया से भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप पानी दे रहे हैं तो पानी स्वच्छ पानी दीजिए और पानी में एक वाटर सैनिटाइज़र आता है, उसका 1-2 बूंद मिला करके तब आप पानी तो पूरे फार्म में दें। दूसरा व्यवस्था ये रखें, ख़ास तौर से अभी बरसात का दिन ख़त्म हो रहा है, तो बरसात के मौसम में आप जो मुर्गियों के लिए लीटर बिछा कर रखे होंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां, खास करके एक बीमारी है कॉक्सीडियोसिस, खूनी दस्त जिसे कहते हैं, तो इसमें भी मुर्गियां बहुत ज़्यादा मरती हैं एक साथ में। तो आप खास करके अगर ब्रॉयलर पालन भी कर रहे हैं या लेयर पालन कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने लीटर का मैनेजमेंट आप सही तरीके से करें, यानी कि उसे कोड़ करके उलट पलट करके सूखा करें, साथ में चूना का मिश्रण उसके अंदर मिलाएं ताकि जो उसके अंदर नमी है उसको सूखा करके रखें। तो इससे आपको कॉक्सीडियोसिस बीमारी से निजात मिल सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो बातें आपने बता दी जो व्यावसायिक रूप से इसका पालन कर रहे हैं उनके लिए बात होगी। हाँ। जो हमारे किसान भाई छोटे रूप में करना चाहते हैं, जैसे अपने लिए करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे, कैसे वो इन सबों से बचाव कर पाएँ? हाँ, जैसे बैकयार्ड सिस्टम की बात आप कर रहे हैं, यानी कि घरेलू विधि से किस प्रकार से जो मुर्गी पालन किया जाता है, तो हमने जो टीकाकरण की बात कही वो टीकाकरण ये आप गांव की मुर्गी हो या आप फार्मिंग कर रहे हो, ये दोनों ही अवस्था में टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुर्गियां ज़्यादातर ये वायरल बीमारी जो हमने 3 बताया, रानीखेत, गंभीर और फाउल पॉक्स, तो ये तीनों बीमारियां गांव में ज़्यादा देखी जाती हैं क्योंकि वो मुर्गियां बाहर खुले में घूमती हैं ताकि वो किसी दूसरे मुर्गी से अपने अंदर वो प्रकोप हो जाता है, तो इससे बहुत सारी मुर्गियां उनकी मर जाती है। इसलिए मैं जो गांव में मुर्गी पालन कर रहे हैं उन्हें भी ये सलाह देना चाहूँगा कि वो आपके जब चूजे निकलते हैं उसी प्रकार से आप रानीखेत का और IBD का टीका और फाउल पॉक्स का टीका अवश्य लगाएं ताकि आपकी मुर्गियों को इन रोगों से बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी सी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरी भाई, क्या हालचाल? सब ठीक है जगत, तुम अपना सुना। अपना भी बहुत अच्छा है। ए बंसी भाई, एक जगह और समोसा लगाइए। नहीं भाई,
मैं बाहर का चीज नहीं खाता। काहे? स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अरे वाह, आपको अपना स्वास्थ्य का बड़ी चिंता है, लेकिन जिस मिट्टी में फसल उगाते हैं उसका स्वास्थ्य का तो आपको चिंता नहीं। क्यों? मैंने क्या किया? अरे ये जो यूरिया आप घर लेकर के जा रहे हैं, इससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। वो कैसे? वो ऐसे, साधारण यूरिया के इस्तेमाल से मिट्टी के नीचे नाइट्रेट लेयर का निर्माण होता है, जिसके कारण फसल जमीन से मिलने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता। इसके कारण हमें उत्पादन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। लेकिन कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। उपाय तो हरी भैया अनेकों हैं। अब अगर हम साधारण यूरिया की जगह नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इससे यूरिया की खपत कम होती है और 15 से 20% उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। वाह भाई वाह, मैं इसे अभी वापस करके नीम कोटेड यूरिया लाता हूँ। अरे भैया अब तो समोसा खा लो। किसान भाई, हम अपने सब्जियों के पौधों को नर्सरी में तैयार करके खेतों में ले जाते हैं तो नुकसान कम होता है, क्योंकि हम विपरीत मौसम में भी उसका बचाव कर सकते हैं। कैसे करें रबी मौसम में लगने वाले सब्जियों के पौधों का नर्सरी में उत्पादन? पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हम जानेंगे कि रबी मौसम में नर्सरी की तैयारी कैसे करें सब्जियों के लिए, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। बहुत सारे किसान भाई जो हैं सब्जी फसल रबी मौसम में करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन तकनीक की जानकारी नहीं होने के कारण उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो अगर नर्सरी की तकनीक की बात करें तो सबसे पहले तो नर्सरी क्या होता है, ये हमारे किसान भाई। बिल्कुल, किसान भाइयों, बहुत सामयिक विषय रखा गया है और रबी की फसल शुरू होने वाली है, तो इसके लिए आप बच्चा से ही परवरिश अगर ठीक करेंगे तो उसका भविष्य अच्छा होगा, अंततः हमको आमदनी अच्छी होगी। इसलिए नर्सरी, हम जैसा कहते हैं कि जैसा बोएंगे वैसा ही तो पाएंगे, तो नर्सरी में वही चीज़ है। जैसा हम लगाएंगे, जिस किस्म का चुनाव करेंगे, जैसे हम पौधा को स्वस्थ रखेंगे, तो जब हम रोपाई करेंगे तो वो पौधा उतना ही स्वस्थ होगा और उतना ही उपज देगा। तो नर्सरी एक ऐसा स्थल है जहाँ पे आप घने रूप में जो खुले खेत में जो आप खेती करेंगे उसके लिए हम पौधा तैयार करते हैं घने रूप में, एक छोटा सा स्थल में। सामान्य तौर पे 10 एकड़ में जैसे हमको लगाना है तो हम 1/10 भाग, मतलब 1 एकड़ में अधिक से अधिक नर्सरी हम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गहन रोपण है और बड़ा घना होता है, और इसकी देख रेख सही हो जाए तो पौधे स्वस्थ होंगे, और पौधे स्वस्थ होंगे तो सामान्यतः अंततः वो उपज अच्छी देंगे। तो जो किसान भाई हमारे नर्सरी तैयारी करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन से कारक हैं या कैसे करें कि ज़्यादा से अच्छा उत्पादन हो? किसान भाइयों, सबसे पहले आप स्थान का चुनाव करें कि नर्सरी हम कहाँ लगाएं। नर्सरी के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा। तो इसके लिए आप देखें कि पानी की ज़रूरत होगी, खाद की ज़रूरत होगी, देख रेख की ज़रूरत होगी, आदमी की ज़रूरत होगी, सुरक्षा की ज़रूरत होगी। तो ये देख लें कि जहाँ पे पानी की ठीक सुविधा हो, जहाँ पे खेत की मिट्टी उपजाऊ हो और हम खाद वगैरह ठीक से व्यवस्था कर पाएँ, जहाँ पे आदमी मतलब श्रमिक वगैरह का ठीक से उपलब्धता हो, ताकि तुरंत श्रमिक जाएँ और जो भी अंतरकर्षण क्रियाएँ वगैरह हैं वो सब करें, दवा वगैरह डालना है डालें, तो और उसकी सुरक्षा भी हो, गाय वगैरह न चर जाए, तो ऐसे स्थल का चुनाव करें। इस नर्सरी में कौन कौन से फसलों के लिए पौधे तैयार करें, और दूसरी बात होती है बीजोपचार कितना ज़रूरी है एक नर्सरी पौधा? जैसा कि हम बोले कि स्वस्थ होना चाहिए, मतलब रोग नहीं लगना चाहिए, किस्म वगैरह का चुनाव होना। अब भी रबी मौसम के लिए आप नर्सरी करने जा रहे हैं तो 2 प्रकार से आप कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। पहला तो ये कि खुले खेत में आप नर्सरी लगा सकते हैं। दूसरा, किसान भाई अगर उनके पास पॉली हाउस है या नेट हाउस है तो वहाँ लगा सकते हैं। अभी बारिश हो रही है तो खुले में लगाना थोड़ा सा रिस्की होता है, और अगर पॉली हाउस वगैरह है तो मतलब बारिश हम जितना सिंचाई चाहेंगे उतना देंगे, बारिश का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर खुले में आप लगा रहे हैं तो एकदम निश्चित कर लें कि जहाँ अधिक बारिश हो जाए तो जल जमाव ना हो, और कम पानी की उपलब्धता, मतलब कम पानी की ज़रूरत पड़े तब हम सिंचाई करते हैं। अब है कि खुले में हम लगाने जा रहे हैं, और दूसरे तरफ अगर हम तो मिट्टी में लगाएंगे खुले वाले में, और दूसरी तरफ अगर हम हाईटेक नर्सरी जैसा करना चाह रहे हैं, जिससे होता है ना कि किसान भाई मार्केट में पूरा का सामान आने से पहले, सब्जी फसल आने से पहले ही अगर ये मार्केट पकड़ लें, इनकी उपज हो जाए
तो उनको रेट अच्छा मिल जाता है, जिसको आगाद खेती कहते हैं। तो पहले उनका उपज आ जाए, तो इसके लिए पॉली हाउस और नेट हाउस जो बता रहे हैं उसमें नर्सरी तैयार करना ज़्यादा आसान होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पॉली हाउस में ट्रे जैसा आता है आजकल, तो प्लास्टिक का ट्रे जैसा आता है, उसमें कप बना होता है। तो कप में भी आप पौधा उगा सकते हैं। उसमें बल्कि कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद वगैरह मिला करके हम जो जिस पे उगेगा वो हम तैयार करते हैं, एक तरह से मिट्टी तैयार करते हैं, और वो पीट में छोटा छोटा गड्ढा में भर देते हैं, और उसके बाद जो है हम जिस चीज़ का हमको बिछड़ा उगाना है उस चीज़ को लगा देते हैं। तो इससे होता है कि हर तरह की सुरक्षा हो गई, और जो आप चाहते हैं उसी हिसाब से जो होगा। जब आप चाहेंगे तब सिंचाई देंगे, अतिवृष्टि अनावृष्टि वगैरह का दुष्प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अब आपने प्रश्न किया कि ठीक है बीज वगैरह हमारे पास है, ट्रे या ये है, या फिर स्थल का चुनाव हो गया है मिट्टी का। अब आप खुले में नर्सरी उगा रहे हैं किसान भाइयों, तो सुनिश्चित कर लें कि कम से कम 3 बार गहरी जुताई होनी चाहिए ताकि खरपतवार वगैरह मर जाए। और नर्सरी के जो बीज लगाएं वो लाइन में लगाएं। अंतिम जुताई करने से पहले आप कम से कम 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद लगाएं, और नीम की खली या करंज की खली, और म्यूरेट ऑफ पोटाश, लाल खाद जिसको बोलते हैं, और फास्फोरस, ये उचित मात्रा में डाल करके उर्वरा शक्ति एकदम बिल्कुल व्यवस्थित रख लें, ताकि पौधे को भोजन मिले और पौधे एकदम स्वस्थता की ओर बढ़ता चले। और हमारी अगर करना चाहेंगे कि जो किसान भाई कोकोपीट और ट्रे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो खुले में लगाना चाहते हैं, उसके लिए खेत की तैयारी करते समय क्या सावधानी? हाँ, जैसा कि मैं बताया किसान भाइयों कि आप 3 बार गहरी जुताई कर लें, एक बार फिर पट्टा चला के बराबर उसको कर लें, जल निकासी की पूरी सुविधा ठीक से कर लें, और जल उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। अगर ये सब कर लेंगे, बीज का सही चुनाव कर लें, किस्म का सही चुनाव कर लें, कौन सा फसल लगाना है, कब लगाना है, उसी के हिसाब से लगाएं। सामान्य तौर पे किसान भाइयों सब्जी का बिछड़ा जो है 4 से 6 सप्ताह में तैयार होता है। तो जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हो तो नर्सरी तैयार हो रहा, बिछड़ा तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ आपको जहाँ पे लगाना है वो चीज़, तो खेत की तैयारी वगैरह भी इसी हिसाब से करते रहें। और जब भी आप बिछड़ा की रोपाई करें तो निश्चित रूप से आप जो है लाइन में करें, और जो पौधा से पौधा और लाइन से लाइन की दूरी जो होगी वो नियत जो है उसी हिसाब से करें, ताकि उनको जगह, खाद, पानी और ज़्यादा खरपतवार का दुष्प्रभाव से बचें। मतलब हुआ कि दुष्प्रभाव ना हो और फ़ायदा हमको ज़्यादा हो, पौधे की स्वस्थता बनी रहे, उपज अच्छी होगी। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद किसान भाई, धन्यवाद आपको। तो देखा किसान भाइयों आपने, सब्जी के पौधों को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं नर्सरियों में, और कैसे उन्हें खेतों में ले जा सकते हैं। वक्त हो गया है कि अब हम आपसे विदा लें, लेकिन इस अनुरोध के साथ अगर आपको अपनी बात हम तक पहुंचानी हो तो हमें खत अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।